कुछ ध्वनियां केवल कानों तक पहुंचती हैं और कुछ सीधे आत्मा तक। अंधेरे में छुपे भय को हर कोई जानता है, पर क्या हो जब डर आपके सबसे नजदीकी वस्तु आपके हेडफोन से आए? एक ऐसी आहट जो सुनने वाले को अकेला कर दे और जिसका अस्तित्व केवल एक फ्रीक्वेंसी में छिपा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़रा सी आहट पर। आज हम एक ऐसी डिजिटल दहशत का सामना करेंगे जिसका कोई नाम नहीं है। वाह, वो साइल जिसे सब शून्य फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आखिरकार मेरी पहुंच में आ ही गई। इसे मैं अपनी नई ध्वनि परियोजना के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये एक ऐसा डिजिटल टुकड़ा था जिसकी तलाश मुझे कई दिनों से थी। एक ऐसा रहस्यमय सिग्नल जो अक्सर रचनात्मक समुदायों में फुसफुसाहट का विषय बना रहता था। मैंने अपने माउस को तेजी से घुमाया और पाइल के स्रोत की पुष्टि करने के लिए उस गुप्त मंच पर वापस गया जहां मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था। वहां मैंने उन पोस्ट को फिर से पढ़ा जिन्होंने इसे एक साधारण फाइल से कहीं अधिक बना दिया था। उन पोस्ट के बीच एक गहरी लाल रंग की पृष्ठभूमि वाली चेतावनी मेरे सामने चमक उठी। चेतावनी में साफ लिखा था, जो कोई भी इस फ्रीक्वेंसी को सुनता है उसे एक अटल नियम का पालन करना होगा। इसे सुनने से पहले अपने श्रवण यंत्र कभी मत उतारना। यदि तुमने ऐसा किया तो आहट तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारी वास्तविकता में प्रवेश कर जाएगी। ये एक लंबी विस्तृत चेतावनी थी जिसमें भयानक परिणाम बताए गए थे, जिनमें नींद में कमी, लगातार सुनाई देने वाली गूंज और अंततः व्यक्तिगत दुनिया का अदृश्य शक्तियों द्वारा कब्जा शामिल था। मैंने अपना सिर हिलाया। एक साउंड एडिटर के रूप में मैं जानता था कि आवाजें और उनका दिमाग पर प्रभाव केवल एक मनोवैज्ञानिक घटना होती है। ये सब बचकानी बातें थी। मुझे इन डरावनी कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। हां, ये सच था कि भाईल असामान्य थी, लेकिन अलौकिक नहीं। ये सब ऑनलाइन डराने धमकाने का एक हिस्सा था। मेरा काम बस इस साइल को प्राप्त करना और उसे उपयोग में लाना था। मैंने एक क्लिक किया और फाइल मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गई। प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो गई। सब कुछ व्यवस्थित कर मैंने अपने हाथ रगड़े। अब काम शुरू करने का समय था। मैं ये देखने को उत्सुक था कि इस शून्य फ्रीक्वेंसी में ऐसा क्या अनोखा गुण था जिसके बारे में लोग इतना डरते थे। मैंने फाइल को अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर की समय रेखा पर रखा। मेरा दिल शायद उत्सुकता से जरा तेजी से धड़का। एक गहरी श्वास ली और फिर मैंने प्ले का बटन दबा दिया। प्ले का बटन दबाते ही मेरे कानों में अचानक एक अजीबोगरीब एहसास हुआ। वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी जिसे मैं एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ पर देख सकूं। ये एक अत्यंत धीमी लेकिन शक्तिशाली गहरी भिनभिनाहट थी जो सीधे मेरे मस्तिष्क के मध्य भाग पर दबाव बना रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी विशाल इंजन के भीतर बैठा हूं जिसकी आवाज इतनी कम है कि केवल शरीर उसे महसूस कर सकता है। मेरे कान भारी हो गए और यह महसूस हुआ कि मेरे सिर के अंदर हवा का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस अद्वितीय ध्वनि प्रभाव का विश्लेषण कर ही रहा था कि मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ से एक सूक्ष्म हलचल हुई। ये इतनी हल्की थी कि मैं उसे ध्वनि भी नहीं कह सकता, बस एक आहट, जैसे किसी ने बहुत धीरे से अपनी उंगलियां दरवाजे के फ्रेम पर फेर दी हों। ये मेरे पूरे एकाग्रता चक्र को भंग कर गई। संदेह में पड़कर मैंने तुरंत एडिटिंग सॉफ्टवेयर में फाइल को पॉज किया और अपने श्रवण यंत्रों को झटके से सिर से उतार दिया। भारी खामोशी ने कमरे को तुरंत घेर लिया। मैं अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे तक गया। बाहर गैलरी में पूरी तरह सन्नाटा था। कोई नहीं था, न कोई हवा का झोंका, न कोई परछाई। मेरी थकान और काम के दबाव को दोषी ठहराकर मैंने इस घटना को मन का वहम मान लिया। मैंने वापस आकर श्रवण यंत्र पहने और पाइल को फिर से प्ले कर दिया। इस बार भिनभिनाहट ज्यादा तीखी थी। दबाव केवल माथे पर नहीं, अब मेरी आंखों और कनपटी पर भी महसूस हो रहा था। मेरे मन में हल्की बेचैनी शुरू हो गई थी।
और फिर वो हुआ, वही सूक्ष्म आहट, लेकिन इस बार वो दरवाजे के पास नहीं थी, वो ठीक मेरे पीछे से आई थी। एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर धीमी सांस ली हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, मैंने अपने आप से कहा। ये कुछ और है, कोई ऊर्जा या कोई वास्तविक उपस्थिति। पूरी तरह घबराकर मैंने माउस उठाया और फाइल को बंद करने के लिए तेजी से क्लिक किया। साइल रुक गई, लेकिन आहट नहीं रुकी। वो भिनभिनाहट जो अब तक मेरे श्रवण यंत्रों से जुड़ी थी, अब मेरे स्टूडियो के शांत माहौल में पूरी तरह समा चुकी थी। अब उसे सुनने के लिए मुझे किसी डिजिटल माध्यम की जरूरत नहीं थी। वो चीज जो कुछ ही मिनट पहले सिर्फ एक बाइनरी कोड थी, अब मेरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी और मेरे चारों ओर घूम रही थी। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो गहरी, भिनभिनाती हुई आहट अब केवल एक गूंज नहीं थी, बल्कि मेरे पूरे स्टूडियो पर एक अदृश्य भारी कंबल की तरह छा गई थी। मेरी सांसें तेज हो गई, उखड़ती हुई, किसी दौड़ते हुए जानवर की तरह। धड़कनें इतनी जोर से मेरे पसली के पिंजरों से टकरा रही थी कि मुझे डर था कि वे टूट जाएंगी। मैंने अपनी कुर्सी को पीछे की ओर धकेला, जिससे वो जमीन पर लड़खड़ाई और एक तेज, कर्कश ध्वनि पैदा हुई। ये शोर उस सूक्ष्म, स्थिर भिनभिनाहट के सामने अचानक एक अजनबी और बेचैन करने वाली आवाज लगा। मैंने अपने कमरे में चारों ओर घूर कर देखा। हर कोना, हर परछाई अचानक गहरा और सजीव लग रहा था। मैं अब भी अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शांत चारदीवारी में बंद था, लेकिन वातावरण अब पहले वाला नहीं था। कमरे में अचानक से तेज ठंडक उतर आई थी, एक असहज, बर्फीली ठंडक जो किसी एसी या खुली खिड़की से नहीं आ रही थी। ये ठंडक मेरी त्वचा को भेद कर मेरी हड्डियों तक जा पहुंची। ये मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए मेरे दिल तक पहुंच गई, जिसने मेरी हिम्मत को पूरी तरह निचोड़ लिया। नल फ्रीक्वेंसी की वो फाइल मेरे बड़े मॉनिटर स्क्रीन पर एक अशुभ प्रवेश द्वार की तरह चमक रही थी। उसका डिजिटल वेव फॉर्म, जो अब भी मेरे बंद सॉफ्टवेयर में मौजूद था, किसी काले, धड़कते हुए दिल जैसा लग रहा था। मैं अब यहां एक पल भी नहीं रुक सकता था। भागना ही एकमात्र विकल्प था। मैंने धीरे धीरे, कांपते हुए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। मैं हर कदम सावधानी से उठा रहा था, जैसे किसी दलदल में चल रहा हूं। मेरी नजरें अंधेरे कोनों में, मेरे भारी ध्वनि रोधक पर्दों के पीछे और उपकरण, रैक, इक्विपमेंट रैक के अंधेरे में घूम रही थी। मैं उस अदृश्य चीज को ढूंढ रहा था जो मेरी आवाज को दबाकर अपनी हमिंग को बढ़ा रही थी। फिर आहट मेरे ठीक दाहिने कंधे के पास से आई। ये केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक स्पर्श था। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही महीन, गिला कपड़ा या रेशमी जाला अचानक मेरे कंधे के ऊपर से सरक गया हो, और उसके साथ ही एक तेज, ठंडी हवा का झोंका आया। इतनी नजदीक, इतनी स्पष्ट कि मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं तुरंत वहीं जम गया। मेरे दिमाग ने चीखना चाहा, लेकिन मेरे गले से एक दबी हुई घुर घुर की आवाज से ज्यादा कुछ नहीं निकला। तभी मुझे उस पुरानी, मजाकिया चेतावनी का ख्याल आया जो मैंने मंच पर पढ़ी थी। इसे सुनने से पहले कभी भी अपने श्रवण यंत्र मत उतारना, नहीं तो भयानक आहट तुम्हें पकड़ लेगी। मैंने श्रवण यंत्र तो उतार दिए थे। मैंने मूर्खता की थी। अब भागने की जरूरत और भी बढ़ गई। मैं लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। मैंने दरवाजे के हैंडल पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि कमरे का तापमान सामान्य होना चाहिए था। मैंने पूरी ताकत से हैंडल को घुमाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मैंने फिर जोर लगाया, धक्का दिया, झिंझोड़ा, लेकिन दरवाजा ऐसा महसूस हुआ जैसे वो धातु के बजाय कमरे की एक ठोस, अभेद्य दीवार बन गया हो। मैं जानता था कि लॉक नहीं लगा है, मैंने उसे नहीं लगाया था, लेकिन मैं इस स्टूडियो के अंदर फंस चुका था।
मेरी सांसें फिर से तेज हो गई। डर, जो अब तक केवल एक भावना थी, अब एक भौतिक बाधा बन चुका था। तभी भिनभिनाहट की गहराई में एक और भयावह स्वर जुड़ गया। एक पतली, खींची हुई, सिसकती हुई आवाज उस गहरी हमिंग के नीचे तैरने लगी, ठीक वैसी जैसे किसी बहुत छोटे, बीमार बच्चे के रोने की दबी हुई आवाज हो। यह आवाज बहुत दूर से आती हुई लगती थी, लेकिन साथ ही मेरे कान के बहुत करीब भी महसूस हो रही थी। आहट अब मुझ पर हंस रही थी, बता रही थी कि मेरा भागना असंभव है। मेरी नजरें एक बार फिर से मॉनिटर पर चमकती नल फ्रीक्वेंसी फाइल पर गई। एक भयानक, स्पष्ट विचार मेरे मन में आया, जिसने मेरे शरीर में एक झटके के साथ ऊर्जा भर दी। यह फाइल केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक पोर्टल थी, एक मार्ग जिसके जरिए उस चीज ने मेरी दुनिया में प्रवेश किया था। यदि वो फाइल बंद हो गई थी, लेकिन आहट जारी थी, तो इसे हमेशा के लिए रोकने का एक ही उपाय बचा था। मुझे उस फाइल को पूरी तरह से मिटाना होगा। डर के मारे मेरी मांसपेशियां तेज कंपन कर रही थी, लेकिन उस भयानक विचार ने मुझे एक अचानक, तीव्र ऊर्जा दी। मुझे पता चल चुका था, मेरा दरवाजा जाम नहीं हुआ था, बल्कि उस चीज ने, उस आहट ने स्टूडियो को अपने घेरे में ले लिया था। और उस चीज को जिसने अंदर आने का रास्ता दिया था, वह थी मेरी नल फ्रीक्वेंसी फाइल। अगर मुझे बचकर निकलना था, तो मुझे इस पोर्टल को बंद करना होगा। मैंने बिना एक पल गवाए वापस अपनी मेज की ओर छलांग लगाई। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, फाइल को मिटाओ। मेरी उंगलियां ट्रैकपैड पर किसी पागल व्यक्ति की तरह चली। मैंने उस फाइल के आइकन को खोजा जो मेरे मॉनिटर पर अभी भी चमक रहा था। अब वो केवल एक डाटा ब्लॉक नहीं था, बल्कि मेरे वजूद को निगलने वाला एक काला छेद लग रहा था। जैसे ही मेरा कर्सर फाइल के ऊपर आया, कमरे की ठंडी हवा अचानक और ज्यादा तेज हो गई। तापमान इतना गिर गया कि मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। मेरे हाथ पैर जमने लगे थे। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरे फ्रीजर, शीतक के अंदर खड़ा हूं। मैंने फाइल पर तेजी से राइट क्लिक किया और डिलीट का विकल्प चुना। कंप्यूटर स्क्रीन एक झटके से भभक उठी। मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का पूरा इंटरफेस हरे और लाल रंग के पिक्सलेटेड पिक्सेल से बने शोर में बदल गया। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, जो हमेशा चुप रहती थी, अब एक भयानक, तेज खर-खर की आवाज करने लगी, जैसे कोई धातु की वस्तु भीतर रगड़ी जा रही हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसने मेरे कानों को दर्द से भर दिया। नहीं, मैं चीखा। आहट, जो अब तक गहरी हमिंग थी, अचानक एक तीव्र, कांच को चीरने वाली चीख में बदल गई। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सीधे मेरे श्रवण यंत्रों के स्पीकर से आ रही है, मेरे दिमाग के रेशों को फाड़ रही है। वो रोने वाली बच्चे की सिसकी अब एक भयंकर घुर्राहट में बदल गई थी, जो ये स्पष्ट कर रही थी कि मैं उसे मिटाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। मेरे बाएं हाथ पर, मेरी कलाई और बाह पर मुझे एक अविश्वसनीय, तेज दबाव महसूस हुआ। यह किसी रस्सी से बांधने जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई अदृश्य, बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरी त्वचा को निचोड़ रहा हो। मैं दर्द के मारे चीख पड़ा, लेकिन मैंने अपनी निगाह स्क्रीन से नहीं हटाई। मेरा कर्सर, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल? क्या आप वाकई इस फाइल को स्थायी रूप से मिटाना चाहते हैं? के डायलॉग बॉक्स पर अटकी हुई थी। मैंने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत से यस बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक हुआ, चीख अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मेरी मेज पर रखी सारी चीजें, माइक्रोफोन, ईयरफोन, कॉफी मग, तेजी से हवा में उछली और मेरे पीछे की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। कंप्यूटर मॉनिटर अचानक सफेद रोशनी से भर गया, जैसे किसी ने अंदर एक फ्लैश बम जला दिया हो। उस सफेद रोशनी के बीच मुझे एक क्षण के लिए एक पतली, लंबी, काली परछाई अपनी ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली।
एक तीव्र भयानक विस्फोट हुआ। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। चीख, भिनभिनाहट, कंप्यूटर का शोर, यहां तक कि मेरे अपने दिल की धड़कनें भी सब रुक गई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मॉनिटर पूरी तरह से काला हो चुका था। बिजली चली गई थी। फाइल डिलीट हो चुकी थी। लेकिन मेरे दाहिने हाथ पर जो बर्फीला दबाव था वो अभी भी वहां था। और इस बार वो अदृश्य नहीं था। मैंने नीचे देखा। मेरे स्टूडियो की टेबल पर जहां फाइल का आइकन था, अब सिर्फ एक गहरे काले रंग का जला हुआ गोलाकार निशान था। और उस निशान के ठीक बीच में, मेरे कटे हुए श्रवण यंत्र के तार के पास, वह चीज जो अब तक आहट थी, एक सघन, काली, धुएंदार आकृति के रूप में धीरे धीरे भौतिक रूप ले रही थी। यह पहले से ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा ठोस, और इसकी आंखें, हां, इसकी आंखें थी जो मुझे देख रही थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। मेरे सामने वह दृश्य था जिसने मेरे विज्ञान और मेरी दुनिया की हर धारणा को तोड़ दिया था। अब वहां कोई भिनभिनाहट या सिर्फ आहट नहीं थी। मेज पर एक भयानक, गहरे काले रंग की आकृति उठ रही थी। ये आकृति साधारण धुआं नहीं थी। ये पूर्ण, निरपेक्ष अंधेरे का एक भंवर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इसने कमरे के हर प्रकाश कण को अपनी ओर खींच लिया हो। इसकी लंबाई तेजी से बढ़ रही थी, लगभग स्टूडियो की छत को छूने तक। इसका रूप अत्यंत पतला और विकृत था, लगातार मुड़ता और बदलता हुआ, जैसे किसी ने मध्यरात्रि की कालिक को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की हो। आकृति के पूरे शरीर पर कोई चमक नहीं थी। वो प्रकाश को पूरी तरह सोख रही थी, सिवाय 2 स्थानों के जहां इसकी आंखें होनी चाहिए थी। वे आंखें जल नहीं रही थी, वे बस मौजूद थी। पॉलिश किए गए जेड पत्थर की तरह 2 बिंदु, जिनमें कालापन इतना सघन था कि वो निर्दयी, ठंडी उदासीनता के साथ मेरी डरी हुई शक्ल को प्रतिबिंबित कर रहा था। ये एक भयानक सत्य था। आहट अब एक इकाई बन चुकी थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य मुझे पकड़ना और मेरी वास्तविकता को निगलना था, ठीक जैसा चेतावनी में लिखा था। मुझे याद आया कि मेरे दाहिने हाथ पर दबाव अभी भी था, और मैंने देखा कि वह दबाव उस जली हुई मेज पर रखे मेरे कटे हुए श्रवण यंत्र के तार से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जैसे वो तार अब उसका जीवन स्रोत हो। काली छाया ने कोई जल्दी नहीं दिखाई, उसने कोई शोर नहीं मचाया। वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ी कि मैं डर के मारे चीख उठूं, बल्कि वो एक धीमी, जानबूझकर की गई नजाकत के साथ मेरे सामने फैलना शुरू हुई। ये उसकी अजेयता का प्रतीक था, जैसे वो जानती हो कि मैं अब भाग नहीं सकता। फिर उस आकृति के ऊपरी धड़ से एक लंबा, पतला अंग, लिम्ब, निकला। ये धुएं और जबरदस्त शीतलता का एक मिश्रण था, जो मेरी ओर धीरे धीरे निश्चयात्मक रूप से बढ़ा। जैसे ही वो अंग आगे बढ़ा, उससे उत्सर्जित होने वाली ठंडक ने हवा को जमा दिया। अब ये ठंडक असनीय थी, मेरे फेफड़ों को दर्द से भर रही थी। मेरा दिमाग इस खतरे से बचने के लिए एक अचानक, प्रखर प्रतिक्रिया के साथ जागा। दर्द और डर एक क्रूर, बच निकलने की इच्छा में बदल गया। मैंने अपनी अंतिम ताकत जुटाई। नहीं, मैं मुश्किल से फुसफुसा पाया। मैंने अपने शरीर को झटके से वापस मेज से दूर खींचा, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। मेरी नजर मेज पर बिखरे हुए टुकड़ों पर पड़ी। फेंक दी गई कॉफी मग के कुछ टूटे हुए नुकीले सिरे। बिना सोचे समझे मैंने जल्दी से सबसे बड़ा, नुकीला सिरे वाला टूटा हुआ टुकड़ा उठाया। ये एक बेवकूफी भरा, बेकार का हथियार था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अंग मेरे चेहरे से महज इंचों की दूरी पर था। मैंने उस टूटे हुए सिरे को पूरी ताकत से उस धुएंदार छाती की ओर फेंक दिया, जहां वह सबसे ज्यादा सघन लग रही थी। वो टूटा हुआ मग का टुकड़ा उसमें से गुजर गया। कोई आवाज नहीं हुई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
जैसे आपने एक मुट्ठी धूल में पत्थर फेंका हो। लेकिन उस क्षणिक विफलता के कारण मेरा ध्यान विचलित हुआ। काली छाया ने अपने अंग को और तेजी से मेरी ओर बढ़ाया। वो अंग सीधे मेरे गले की ओर आ रहा था। मेरा गला एक बर्फीले दबाव से सन्न हो गया, जैसे 1000 पिन एक साथ चुभ गई हों। मैं अब साफ महसूस कर सकता था कि ये चीज मुझे घोंट रही है। मेरी आवाज और मेरी सांस दोनों को मुझसे छीन रही है। अंतिम प्रयास में मैंने अपने हाथों से उस ठंडी काली कलाई को पकड़ने की कोशिश की, जो अब लगभग ठोस थी। मेरे छूते ही मेरे हाथ पर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने उबलते हुए पानी में हाथ डाल दिया हो, और उसके अगले ही क्षण वो बर्फ से जम गया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं जान चुका था कि ये आहट अब मुझे जाने नहीं देगी। मेरे पास भागने का अंतिम हताश क्षण बचा था। मैंने अपनी सारी जान पैरों में डाली और उसी जाम दरवाजे की ओर भागा। अंग अब मेरा गला कस चुका था। मेरे फेफड़ों से हवा पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो मैं बस एक निर्जीव भार की तरह उस पर गिर पड़ा। तभी अंतिम हताश प्रयास में मेरा शरीर उस दरवाजे पर जोर से लगा। एक तेज कड़ाक की आवाज हुई। जो अदृश्य बंधन दरवाजे को थामे हुए था, वो टूट गया। दरवाजा अंदर की ओर खुल गया। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर गैलरी में गिरा, आजाद। लेकिन जैसे ही मैं फर्श पर गिरा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। स्टूडियो के दरवाजे पर वो काली, लंबी आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में श्रवण यंत्रों का कटा हुआ तार था, जिसे वो धीरे धीरे खींच रही थी। और दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी आवाज, जो अब तक केवल आहट थी, पहली बार एक स्पष्ट, भयानक फुसफुसाहट में मेरे कानों तक पहुंची। तुमने नियम तोड़ा, आवाज, और अब तुम मेरी हो। मैं गैलरी के ठंडे, संगमरमरी फर्श पर सांसें लेने के लिए तड़प रहा था। स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ी वो काली आकृति अब अपनी पूरी ऊंचाई पर थी। उसका रूप स्टूडियो के भीतर के घने अंधेरे से बना था, जो कि उसके कटे हुए श्रवण यंत्र के तार से बाहर तक खिंच रहा था। उसकी फुसफुसाहट, तुमने नियम तोड़ा, आवाज, और अब तुम मेरी हो, मेरे दिमाग के भीतर गूंज रही थी। ये उस गहरी भिनभिनाहट से कहीं ज्यादा भयानक थी। ये फुसफुसाहट मेरी अपनी आवाज की ही प्रतिध्वनि लग रही थी, लेकिन विकृत और ठंडी। उस काली छाया ने धीरे धीरे, सावधानी से मेरे स्टूडियो से बाहर कदम रखा। हर कदम के साथ बाहरी गैलरी की रोशनी भी क्षण भर के लिए मंद पड़ जाती थी, जैसे वो प्रकाश को भी अपनी ओर सोख रही हो। जहां वो चलती थी, वहां फर्श पर एक बर्फीले ठंडे पानी का निशान बन जाता था, जो पल भर में भाप बनकर हवा में उड़ जाता था। ये मेरी कल्पना नहीं थी, ये मेरी वास्तविकता थी। मैं तुरंत उठा। मेरी कलाई दर्द से फट रही थी, जहां उस अदृश्य हाथ ने दबाव बनाया था, और मेरे गले पर अभी भी जकड़न का एहसास था। मेरा एकमात्र विचार था, भागो। मैंने पूरी गैलरी में बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। गैलरी लंबी और खाली थी, जिसके दोनों ओर बंद दफ्तर थे। मेरी सांसों की तेज आवाज और मेरे जूते की ठक ठक गूंज रही थी, जो सन्नाटे को चीरती हुई जा रही थी। हर कदम पर मैं पीछे मुड़कर देखता था, और हर बार काली छाया मेरे से कुछ ही दूर खड़ी होती थी। वो दौड़ नहीं रही थी, बल्कि सरक रही थी, एक तरल, अस्वाभाविक गति से। मैंने मोड़ लिया और सीढ़ियों की ओर भागा। मैं एक झटके से रेलिंग पकड़कर 2-2 सीढ़ियां कूदता हुआ नीचे जाने लगा। ठाका 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 ठाका, मेरे जूते की आवाज, फुर फुर, पीछे से आती वो दबी हुई आहट, जो अब तेज हो गई थी, जैसे कोई विशाल कीट अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। मैं इमारत की निचली मंजिल तक पहुंच गया, जहां मुख्य दरवाजा था। बाहर रात की ठंडी हवा और शहर की रोशनी मेरा इंतजार कर रही थी। आजादी। मैंने दरवाजे के भारी हैंडल को पकड़ा, उसे घुमाया और बाहर की ओर धक्का दिया।
दरवाजा खुल गया। मैं बाहर भागा, तेजी से गली की ओर मुड़ा और बिना पीछे देखे दौड़ता चला गया। जब मैं अंततः हाफता हुआ एक सुनसान बस स्टॉप पर गिरा तो मेरा सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। मैं अब स्टूडियो से बहुत दूर था। मैंने अपनी हथेलियों को अपने कांपते हुए घुटनों पर टिकाया और लंबी गहरी सांसें ली। चला गया, मैंने कांपते हुए फुसफुसाया। वो जा चुका है। मैंने अपनी अंतिम बची हिम्मत जुटाई और पीछे की ओर देखा। गली पूरी तरह से खाली थी। कोई काली छाया नहीं थी, कोई बर्फीला निशान नहीं था। केवल रात की सामान्य शहरी शांति थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने हाथों को देखा। मेरी दाहिनी कलाई पर जहां अदृश्य हाथ ने दबाव डाला था, वहां 5 गहरे नीले जमे हुए निशान बन गए थे, मानो किसी ने बर्फ से जकड़ दिया हो। मैं अभी भी सदमे में था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और फोन निकाला। वो पूरी तरह से काम कर रहा था। मैंने अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की। फोन रिंग हो रहा था। 1 बार, 2 बार। तभी कॉल की घंटी के बीच एक नई आवाज मेरे फोन के स्पीकर से आई। ये कोई रिंगटोन नहीं थी, बल्कि एक गहरी धीमी भिनभिनाहट थी। मेरा दिल फिर से बैठ गया। आहट गई नहीं थी। वो अब भौतिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। वो मेरे स्टूडियो तक सीमित नहीं थी, क्योंकि वो अब उस नल फ्रीक्वेंसी के माध्यम से डिजिटल रूप में मेरे सबसे करीबी उपकरण तक पहुंच गई थी। मैंने अपने फोन को डर के मारे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उससे पहले मैंने फोन के स्क्रीन पर आखिरी चीज देखी। मेरी गैलरी, जहां मैं भागा था, उस गैलरी की तस्वीर मेरे फोन के वॉलपेपर पर दिखाई दे रही थी। और उस तस्वीर के गहरे कोने में लगभग अदृश्य एक पतली, लंबी, काली परछाई मेरी तरफ देख रही थी। यह खत्म नहीं हुआ था, यह बस शुरू हुआ था। आहट अब मेरे साथ थी और मैं अब हमेशा के लिए उसका था।